चलिए भैया आज हम स्टार्ट करते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर से पहले हमने सिंक्रोनस जनरेटर और सिंक्रोनस मोटर कंप्लीट कर लिए। तो बात करते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो देखो जैसे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है, इंडक्शन जो मोटर होती है दो प्रकार की होती है भाई, एक तो 3 फेज और एक होता है सिंगल फेज। तो देखो अभी 3 फेज हम अभी के लिए नहीं पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में 3 फेज करेंगे। तो आज हमारा टारगेट रहेगा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे अभी। देखो सिंगल फेज और आप इंडक्शन मोटर, कभी आपसे अगर कोई पूछ ले भी कि सिंक्रोनस मोटर में इंडक्शन मोटर में अंतर क्या होता है, तो एकमात्र अंतर होता है जो आपको पता होना चाहिए कि देखो सिंक्रोनस जो मोटर होती है वो उसमें स्टेटर और रोटर दोनों ही सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट करते हैं। मतलब क्या है, जैसे भाई यहाँ पे अगर एन है और यहाँ पे एस, ये तो हो गया स्टेटर और ये हो गया आपके पास रोटर। तो होता क्या है कि इसमें क्या होता है, एन और एस आपस में लॉक होके चलते हैं, एक दूसरे के साथ चलते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि सिंपल, मैं आपसे बोलूं कि देखो यहाँ पे हो गया एन, सेकंड पे देखो यहाँ पे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए एन है स्टेटर में और यहाँ पे है एस रोटर में। तो दोनों एक साथ चलते हैं, एक साथ गति करेंगे भाई, ठीक है। अगर ये एक साथ देखो ऐसे रोटेट करते हैं एक साथ भाई, ऐसे एन एस चलता रहेगा भाई पूरा, ठीक है। एन एस चलता रहेगा। लेकिन आपसे मैं बोलूँ भाई देखो स्टेटर की स्पीड भी रहेगी सिंक्रोनस स्पीड, रोटर की स्पीड भी क्या रहेगी सिंक्रोनस स्पीड। तो इस समय देखो ना तो स्टेटर और ना ही रोटर एक दूसरे से पीछे हो रहा। देखो रोटर की स्पीड भी क्या है सिंक्रोनस स्पीड, जिसे बोल दिया आपने एन एस। स्टेटर की स्पीड भी क्या होती है एन एस। दोनों की स्पीड कैसी होती है सिंक्रोनस स्पीड। दोनों कैसे चलते हैं एक साथ, स्टेटर का आरएमएफ भी और रोटर का आरएमएफ भी दोनों ही एक साथ सिंक्रोनाइज होके चलते हैं, मतलब सिंक्रोनस स्पीड पर चलते हैं। लेकिन क्या होता क्या है सिंक्रोनस मोटर में, उस जैसे मान लो स्टेटर में बना एन एस, ठीक है। स्टेटर की स्पीड क्या रहती है, स्टेटर की स्पीड नहीं होती, कभी भी याद रखना, स्टेटर के आरएमएफ की स्पीड होती है सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है। बात करते हैं रोटर की। तो रोटर क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ये मान लो स्टेटर है, ये वाला ऊपर वाला मान लेते हैं स्टेटर है, इसमें बना एन और नीचे वाले बन गया एस। तो देखो ये वाला इसके साथ ऐसे लॉक होके नहीं चल रहा। पहले वाले की बात करूं मैं, अगर मैं बात करूं सिंक्रोनस मोटर की, तो उसमें क्या था भाई सिंक्रोनस मोटर में क्या था, यहाँ पे एन बन गया तो यहाँ पे बन जा रहा था एस, दोनों लॉक होके चलते थे। लेकिन इंडक्शन मोटर में ये आपस में लॉक होके नहीं चलते। अब आप सिंपल बोलोगे, अगर देखो भी ये जो एस है एन से कहाँ पे आ रहा है, आगे या पीछे रहेगा, आगे या पीछे रहता है उसे बोलते हैं स्लिप होना। क्या बोलते हैं स्लिप होना। जैसे कि मैं आप सिंपल भाषा में बताऊं तो देखो मान लो दो व्यक्ति हैं, एक तो ये रहा और एक ये वाला रहा, दो व्यक्ति दोनों एक ही स्पीड से दोनों साथ साथ चल रहे, गति करते हैं, ये इधर भग रहा है ये इधर भग रहा है, दोनों को सेम चल रहे हैं। तो आप बोल सकते हो कि एक दूसरे से पीछे हैं भाई। तो देखो सिंपल क्या है, दोनों एक साथ चल रहे तो एक दूसरे से पीछे नहीं है। यही सेम कंडीशन होती है सिंक्रोनस मोटर की। उसमें स्टेटर इसको मान लो, रोटर इसको मान लो, दोनों सेम स्पीड पर गति करते हैं, तभी तो उसका नाम पड़ता है सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर पर पहुंचाने के लिए भी आपको मैंने डिफरेंट प्रकार की स्टार्टिंग मेथड बताई है। जैसे कौन कौन सी होगी, डैम्पर वाइंडिंग हो गई, आप प्राइम मूवर का उपयोग करते थे, या फिर आप डीसी मोटर का उपयोग कर लेते, या फिर आप सिंक्रोनस मोटर का उपयोग किया, वो पोनी मोटर का उपयोग किया करते थे, ठीक है। तो देखो अगर बात करते हैं हम इंडक्शन मोटर की, तो इंडक्शन मोटर में क्या होता है, जो ये आपका दोस्त मान लो भी कोई भी, इसने नई अभी कटिंग करवाई है मस्त, ठीक है। और एक आपका एक और दोस्त है, जैसे कि ये वाला दोस्त, ठीक है, ये वाला
इसे थोड़ी देर के लिए मान लो स्टेटर, इसे थोड़ी देर के लिए मान लो रोटर। देखो स्टेटर और रोटर दोनों एक दूसरे से आगे या पीछे हो सकते हैं। या तो देखो स्टेटर ये वाली दिशा, इसका यहाँ पे ये वाला देखो इससे आगे है, मतलब क्या है, स्टेटर कहाँ पे है आपका, स्टेटर कहाँ पे है थोड़ा पीछे, रोटर कहाँ पे है आगे, ये कंडीशन हो सकती है। या फिर ऐसे हो सकता है अभी, जैसे कि, या फिर ऐसे हो सकता है, ये आपका दोस्त है, ये आपका दोस्त है कोई, ठीक, एक सेकंड रुक जाओ, ये आपका कोई दोस्त है, ठीक है, ये आपका कोई दोस्त है, ठीक है, और एक और आपका दोस्त है, इसे थोड़ी देर के लिए मान लो स्टेटर, इसे मान लो रोटर। देखो सिंक्रोनस मोटर में ये वाला और ये वाला भी दोनों सिंक्रोनस स्पीड पर चल रहे थे, ये वाला भी और ये वाला भी, और दोनों लॉक होके चल रहे थे। ये एक दूसरे के, एक सेकंड भी, ये तो रहा स्टेटर और ये रहा आपका रोटर, ये भी बन ही नहीं रहा, थोड़ा मज़ा ले रहा है ये भी अपने, ठीक है, हम भी तो इसके मज़े ले रहे हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से हो क्या रहा है, देखो स्टेटर इसे मान लो, आप इसे मान लो रोटर। देखो आप यहाँ पे देख पा रहे हो स्टेटर कहाँ पे है आगे, रोटर कहाँ पे होता है पीछे। देखो इंडक्शन जो मोटर होती है, जो स्टेटर की आरएमएफ की स्पीड होती है ns और इसमें होती है nr, क्या होती है nr। लेकिन बात करें सिंक्रोनस मोटर की तो इसकी भी ns थी, स्टेटर वाले की भी, स्टेटर वाले की भी ns थी और रोटर वाले की भी क्या थी, ns। इसलिए दोनों सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट कर रहे थे। तो हम क्या बोल रहे थे कि दोनों एक साथ गति कर रहे हैं। अगर वो एक साथ गति कर रहे हैं तो उन एक दूसरे में आगे पीछे नहीं होते, मतलब वो आप एक दूसरे में आगे पीछे नहीं होते, तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है भी स्लिप का। तो स्लिप वहाँ पे होती है 0। स्लिप का मतलब क्या है, एक दूसरे से आगे पीछे ना होना। इसलिए सिंक्रोनस मोटर के केस में स्लिप का मान कितना होता है, 0। लेकिन बात करें इंडक्शन मोटर की, तो इंडक्शन मोटर में आप देख रहे होगे भाई, देखो एक तो रहा आपके पास भाई, देखो ये रहा स्टेटर और ये रहा रोटर। देखो स्टेटर आगे है और रोटर कहाँ पे, थोड़ा सा पीछे भी। इसलिए याद रखो इंडक्शन मोटर में होता है क्या है, स्टेटर की आरएमएफ की स्पीड होती है ज़्यादा और रोटर की आरएमएफ की स्पीड होती है कम। तो एक दूसरे से क्या रहता है, पीछे पीछे रहने वाले को इंग्लिश में बोलते हैं स्लिप होना। भी हम नहीं बोलते कि अभी आज में स्लिप हो गया, मतलब पीछे हो गया। तो याद रखना कि इंडक्शन मोटर में स्लिप होती है जबकि सिंक्रोनस मोटर में स्लिप नहीं होती है। इस इंडक्शन मोटर में एक दूसरे से पीछे चलते हैं, जबकि सिंक्रोनस मोटर की बात करूँ तो जैसे मान लो ये वाला आपके पास रोटर है, ये वाला मान लो आपके पास रोटर है और स्टेटर यहीं कहीं होगा, भी यहीं कहीं स्टेटर होगा, दोनों एक दूसरे से लॉक होके चलते हैं। लेकिन इंडक्शन मोटर में थोड़ा पीछे रहता है, ये वाला पीछे रहता है, इसे बोलते हैं स्लिप होना। बस इतना याद रखना आपको, ठीक है। तो देखते हैं इसके बारे में। तो देखो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर 3 फेज इंडक्शन मोटर की तरह ही होती है, परंतु सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में सिंगल फेज सप्लाई दी जाती है भी, इसलिए नाम क्या पड़ गया, सिंगल फेज मोटर। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में पल्सेटिंग नेचर का टॉर्क उत्पन्न होता है, जिसके कारण सिंगल फेज सप्लाई इंडक्शन मोटर, हाँ याद रखना सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट नेचर की नहीं होती है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट नेचर की नहीं होती है। अब आपका दिमाग घूम गया होगा अभी। अब जैसे कि मैं बोलूँ, आपके घर में पंखे वगैरह होंगे, पंखे वगैरह होते हैं, सारे कैसे होते हैं, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। कैसे होते हैं, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो आप क्या बोलोगे, सर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है। तो हम तो क्या करते हैं, जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं तो हमारा पंखा घूमना स्टार्ट कर देता है, पंखा घूमना स्टार्ट कर देता है, इसका मतलब तो वो सेल्फ स्टार्ट है। बात तो सही है भैया आपकी। तो अभी आपको क्लियर करेंगे सारी बातें, है ना। अभी के लिए इतना समझते हैं। तो देखो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में स्लिप होती है, ये याद रखना, मैंने बताया था आपको। और ये है हमेशा जो रोटर होगा, देखो इसका रोटर सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड पर रोटेट करेगा भाई। देखो अगर सिंक्रोनस स्पीड पर ही रोटेट कर जाता तो क्या बन जाती, सिंक्रोनस मोटर। क्या बन जाती, सिंक्रोनस मोटर।
तो बात करते हैं अभी, देखो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में स्लिप का कॉन्सेप्ट होता है, ये मैंने बता दिया अभी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रोटर होता है थोड़ा पीछे रहता है, उसकी स्पीड ns नहीं होती। सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड पर रोटेट करेगा तभी तो इंडक्शन मोटर बनेगी। अगर ये सिंक्रोनस स्पीड पर काम करना लग जाए तो भी सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। बात करते हैं, देखो कंट्रैक्शन में मैंने फिर बताया भाई आपको कि एक स्टेटर होता है, एक रोटर होता है। स्टेटर कैसा पार्ट होता है? स्टैटिक पार्ट होता है। इसमें सिंगल फेज वाइंडिंग रखी जाती है जो क्या बनाती है? फ्लक्स बनाती है। स्टेटर को लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है। तो देखो हमेशा याद रखो, जहाँ एसी की बात हो जाए ना तो वहाँ पे हमेशा लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का स्टेटर बनाया जाता है। और क्यों बनाते हैं अभी? क्योंकि समस्या क्या होती है, एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस होते हैं, उनको कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील और लेमिनेटेड कोर का उपयोग किया जाता है। इसमें देखो स्टैंपिंग की जाती है, जैसे स्लॉट होते हैं ना भाई, उन्हें स्टैंपिंग बोलते हैं यहाँ पे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, बात करते हैं रोटर की। तो रोटर जो होता है स्क्विरल केज रोटर का उपयोग करता है। आगे आने वाले लेक्चर में भी जब मैं 3 फेज इंडक्शन मोटर बताऊंगा तो आप हमेशा उसको याद रखना। इसको तो रहने देना अभी, इस लाइन को, ठीक है, इसको मत पढ़ना थोड़ा सा। एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो रोटर कैसा पार्ट होता है? रोटेटिंग पार्ट होता है। स्क्विरल गेज जो रोटर होता है इसको हमें अभी 3 फेज जब इंडक्शन मोटर करवाऊंगा तो आपको अच्छे से समझा दूंगा। अभी देखो मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ भाई ऐसा कैसा होता है, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। तो ये कुछ ऐसा होता है अभी, ये कुछ ऐसा होता है रोटर, ठीक है, दिखाता हूँ। ये कुछ ऐसा बना होता है, ठीक है, थोड़ा एग्जैक्ट तो नहीं बना भी, फिर भी एडजस्ट कर लेना भी, है ना, इतनी अच्छी ड्राइंग है नहीं मेरी, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा बना होता है, अभी बता देता हूँ भाई। इसमें से कॉपर के छड़ वायर लगे होते हैं। तो देखो आपको ऐसा लग रहा होगा पिंजरे की तरह, कैसा होता है? पिंजरे की तरह। आप इसको भी अपनी घर की जो पानी की मोटर होती है ना वहाँ पे अच्छे से देख सकते हो इस वाले रोटर को, है ना। तो आगे मैं समझाने वाला हूँ। मैं आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ भी कि होता क्या है, इन वाले जो ये कॉपर के छड़ दिख रहे हैं आपको, ये वाले, इनको हम कभी भी सीधा नहीं बनाते। कैसा बनाते हैं? थोड़ा टेढ़ा बनाते, तिरछा। ऐसा सीधा नहीं बनाते भाई कि ऐसा सीधा बना दे, हमेशा कैसा बनाया जाता है? तिरछा बनाया जाता है। अगर आपको पता लग जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भी। देखो नहीं पता लगे कहीं सर्च करके बताना, इतना है भी आपको थोड़ा अच्छे से याद हो जाएगा। मैं क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा नॉलेज हो जाए भी, इंटरेस्ट पैदा हो। तो पता करना भी, आपको अगर पता लग जाए ट्राई करना कि इनको थोड़ा तिरछा क्यों बनाया जाता है, नहीं तो फिर मैं अगले लेक्चर में बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। चलो तो इसको अभी एरर कर देते हैं, ठीक है। तो देखो अब बात करते हैं वर्किंग की, इसको मत पढ़ना भी थोड़ी देर के लिए, ठीक है। बात करते हैं वर्किंग की। तो देखो जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है वो डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी व क्रॉस फील्ड थ्योरी के सिद्धांत पे कार्य करती है, इतना आपको याद होना चाहिए। डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी व क्रॉस फील्ड थ्योरी के सिद्धांत पे कार्य करती है। अब ये होती क्या है समझते हैं सारी बातें आसानी से। तो देखो आपके घरों में सप्लाई आ रही हुई सिंगल फेज में, देख लो आपके घरों में सप्लाई आ रही होगी। मैं थोड़ा पंखे का ये आइडिया लेता हूँ भी पंखे का कैसे होता है। तो सिंगल फेज सप्लाई आ रही होगी, सिंगल फेज सप्लाई में फेज होगा, न्यूट्रल होगा। तो आपने फेज यहाँ कनेक्ट कर दिया, न्यूट्रल यहाँ कनेक्ट कर दिया, सप्लाई थी। पंखे में वाइंडिंग होगी आपके पास। अब जब वाइंडिंग होगी तो आप क्या करोगे भी, थोड़ा ठीक बनाते हैं इसको, थोड़ा अच्छे समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो होता क्या है, मान लो ऐसे आपने कोयल बना दी भी, ठीक है, आपने यहाँ पे सप्लाई दे दी और सप्लाई दे दी आपने सिंगल फेज आपने सप्लाई दे दी। ये आपका रोटर है भाई, ठीक है, रोटर हो गया। रोटर भाई कैसा बनाया जाता है अभी मैंने बताया आपको, स्क्वायर केज टाइप बनाया जाता है। तो बना लेते हैं। स्क्वायर केज कुछ ऐसा होता है थोड़ा सा, ठीक है भाई। इसमें ऐसा छोटे छोटे
ये एंटरिंग से शॉर्ट सर्किट होता है अभी, ठीक है, ऐसा बना होता है कुछ, ठीक। अरे कट के हो गया, 1 सेकंड दोबारा बना देते हैं, ठीक है। ये आपने सप्लाई दे दी भाई, सप्लाई कौन सी दे दी, एसी सप्लाई दे दी, ठीक है। इसके बाद क्या किया आपने, ये रोटर बनाया, रोटर में ये भी ऐसे एंटरिंग से शॉर्ट सर्किट होती है। अब आप मेरे को बताते रहना भी, थोड़ी बहुत नॉलेज आपकी होनी चाहिए भी, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो। देखो जब किसी वायर में सप्लाई दी जाती तो इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है भी, ऐसे कुछ, देखो जैसे इसमें हो रहा है। मैं मान लेता हूँ भी आपके पास सप्लाई एसी थी, तो यहाँ पे बन गया होगा एन, इधर बन गया होगा एस, ये बन गया। अब जो आपकी चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं कहाँ से निकलेंगी, एन से निकलेंगी भी, कहाँ से निकलेंगे आपकी, एन से निकलेंगे, ऐसे एन से, ठीक। लेकिन देखो एन से निकल रही है ऐसे, चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे निकलेंगी। जब आप खुद सोच के देखो भाई, अगर ये चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे निकलेंगी तो ये रोटर को धक्का देंगी नहीं देंगी, तो आपकी बात सही है सर, रोटर को धक्का देंगी। जैसे रोटर को धक्का देंगी, घूमना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। ऐसे आएंगे चुंबकीय बल रेखाएं, धक्का देंगे इसको भी, तो क्या होगा, रोटर घूमना स्टार्ट कर देगा। लेकिन भाई मैंने क्या बोला, आपने सप्लाई कौन सी दी है, एसी। अगर आपने सप्लाई एसी दे दी तो कुछ समय बाद, कुछ ही सेकंड में, मिली सेकंड भी बहुत कम समय लगता है, उसमें क्या होता है कि जहाँ एन बना था, अब थोड़ी देर बाद वहाँ क्या बन जाएगा, एस, और जहाँ आपने एस बनाया था वहाँ पे कौन बन जाएगा, एन। क्यों, क्योंकि आपकी सप्लाई भाई कैसी नेचर की है, एसी, पहले प्लस और एक माइनस। मान लेते हैं पहले यहाँ पे एन बन गया, इस वाले केस में ये बन गया एन, तो थोड़ी देर बाद क्या बन जाएगा, एस। इसके बाद देखो, क्योंकि आपके घरों में जो सप्लाई आती है उसमें होती है फ्रिक्वेंसी, और फ्रिक्वेंसी कितनी हर्ट्ज होती है, 50 हर्ट्ज। कितनी हर्ट्ज होती है, 50 हर्ट्ज। तो देखो अब देखो फ्लक्स आपका जो होगा वो नीचे से आना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आपको पता है भी कहाँ से निकलती है, एन से एस की तरफ। कहाँ से निकलेंगी, एन से एस की तरफ। तो देखो चुंबकीय बल रेखाएं जो होंगी आपकी, वो अब ऐसे निकलेंगी नीचे से, देखते रहना भी। अगर ये ऐसे निकलेंगी तो आप बोलोगे सर अब की बार ये धक्का देंगी ऊपर की तरफ। तो देखो पहले जो रोटर था, जो आपका पहले रोटर था, वो पहले ऊपर से ऐसे घूम रहा था, ऐसे रोटेट कर रहा था, ऐसे धक्का लगा। अब की बार कैसे लगा, कुछ ऐसे लगा। तो हो क्या रहा है भाई, यहाँ पे जो मेन फ्लक्स था उसके दो भाग बन रहे हैं, एक तो ऊपर वाला, एक कहाँ पे, नीचे वाला। जैसे मैं बोलूँ यहाँ से अगर फाई फ्लक्स बना तो फाई एम तो ऊपर से, और फाई एम बाई 2 कहाँ से, नीचे से। तो एक बार इधर एक बार इधर, मान लो इसकी स्पीड ज़्यादा है, मतलब फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। तो देखो बार बार कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। क्या रोटर स्टार्ट होने वाला है, क्या रोटर स्टार्ट होने वाला नहीं है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जो देखो रोटर आपने ऊपर से दिया, ऊपर से फ्लक्स ने धक्का दिया, टॉर्क लगाया, नीचे से धक्का लगाया, तो देखो रोटर अपनी एक ही कंडीशन पर स्थिर रहेगा, ऐसे से बस कभी ऊपर जाए कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन स्टार्ट नहीं होगा। तो याद रखना, जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्ट नेचर की नहीं होती। समझ में आ गया होगा अभी, सेल्फ स्टार्ट नेचर की नहीं होती है। थोड़ा अब इस डायग्राम से और समझ लेते हैं। तो देखो भी, देखो आपने सप्लाई दी होगी, आपने सप्लाई दी यहाँ से सप्लाई दी। सप्लाई देने पर क्या बना, फ्लक्स पहले ऊपर से बना फिर नीचे से। रोटर पहले ऐसे घूम रहा है, टॉर्क कैसे लगा, फिर कैसे लग रहा है, उल्टा लग रहा है। लेकिन आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 50 हर्ट्ज। थोड़ी देर बाद जहाँ एन बना था वहाँ पे क्या बन जाएगा, एस बन जाएगा। जिससे पहले ऐसे घूम रहा था अब ऐसे। आपकी वही फ्रीक्वेंसी आपने ज़्यादा कर रखी है, 50 हर्ट्ज। तो एक सेकंड में अगर ये 50 बार ऊपर नीचे करे तो आपको दिखने वाला है क्या, तो आप ऑब्वियसली बात आप बोलोगे सर नहीं दिखने वाला। जैसे कि कई बार क्या होता है, आप पंखे का स्विच ऑन करना, तो होता क्या है, पंखे को आप ऑन कर दोगे ना तो उसमें एक आवाज़ सी आती रहेगी, ऐसे झिरझिर की सी आवाज़ आती रहेगी, लेकिन पंखा आपका स्टार्ट नहीं होगा। तो आप क्या करते हो मज़े लेने के लिए, आप क्या करते हो कि लकड़ी लेके आते हो। क्या लेके आते हो, लकड़ी लेके आते हो। जैसे ये आपका पंखा है तो आप क्या लेके आते हो कि लकड़ी लेके आते हो। जैसे आप लकड़ी लेके आते हो, आप ऐसे इसको धक्का देते हो ऊपर की तरफ। जैसे धक्का देते हो आपका पंखा क्या हो जाता है, स्टार्ट, घूमना क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है। अभी समझाऊंगा भाई क्यों स्टार्ट करता है वो सारी बातें।
भाई इसे क्या बोलते हैं, आपका देखो मेन फ्लक्स आया और दो भागों में बट गया, एक फाई एम बाई टू और नीचे वाला फाई एम बाई टू, दो भागों में बट गया लेकिन दिशा विपरीत है और मान इनका समान है। जैसे फाई आया, दो भागों में बट गया, फाई एम बाई टू और फाई एम बाई टू, ठीक है। तो दो भागों में बट गया, इसे बोलते हैं डबल। और आपका देखो क्या बटा है फ्लक्स, इसलिए बोलते हैं डबल फील्ड। और रिवॉल्विंग मतलब घूम रहा था, और इसे बोलते हैं थ्योरी। तो डबल, दो फील्ड बने, रिवॉल्विंग घूमने वाले के लिए, और इसे बोलते हैं थ्योरी। तो डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी। तो देखो जो बातें मैंने बोली है आप इसको अच्छे से पढ़ना भी, यहाँ से मैंने सारी बातें लिखवा रखी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी, आने वाला क्वेश्चन। अब इसको प्रूव कर लेते हैं भाई। देखो जैसे मेन फ्लक्स आया भी, मेन फ्लक्स के दो भाग बटे, फाई एम बाई टू, फाई एम बाई टू। आपने भी फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ा होगा भी, आपने ये मान लिया एक्स एक्स और ये मान लिया वाई एक्स। देखो एक जा रहा है फाई एम बाई टू, एक जा रहा है फाई एम बाई टू। जिसके साथ एंगल होता है वो हमेशा क्या बनाता है, कोस। क्या बनाएगा, कोस। तो देखो एक सेकेंड, तो देखो तो ये वाला क्या बना लेगा, कोस। इसके साथ ये वाला देखो क्या बनाएगा, कोस। तो इसका साइन वाला कंपोनेंट कहाँ चला जाएगा, वाई एक्सिस पर। अब इस वाले को देखो, ये वाला एंगल बना लेगा कोस के साथ, फाई एम कोस ओमेगा टी। इसका साइन वाला एंगल कहाँ चला गया, यहाँ पे। बात करते हैं एक्स एक्सिस पर कौन कौन से हो गए। तो देखो एक्स एक्सिस आपकी ये वाली है, तो यहाँ पे देखो दो आ गया आपके पास, फाई एम बाई टू, फाई एम बाई टू। टोटल अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो टोटल कितना हो जाएगा, आधा आधा कितना हो जाएगा भाई, एक। वाई एक्सिस की बात करते हैं, तो देखो वाई एक्सिस में क्या हो रहा है, वाई एक्सिस में एक तो ऊपर है फाई एम साइन ओमेगा टी। फाई एम साइन ओमेगा टी कहाँ पे है, नीचे। लेकिन दोनों की डायरेक्शन देखो अलग अलग है, जितना ऊपर उतना ही नीचे। दोनों को अगर अपन कर देंगे, ऊपर वाले को नीचे वाला कैंसिल कर देगा, टोटल कितना आ गया आपके पास, जीरो। बात करते हैं रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मान आपने निकाल रखा है भाई, ये रहा। वाई स्क्वायर का मान कितना है, जीरो। तो टोटल जो आएगा फाई एम कोस ओमेगा टी। मतलब रिजल्टेंट फ्लक्स कैसा नेचर का होगा, कोसाइन नेचर का होगा। कैसा नेचर होगा, कोसाइन नेचर का होगा। अब आपको इतना पता होगा भी कि कोस का जो आपका, देखो साइन का जो आपकी वेव फॉर्म होती है कुछ ऐसे होती है। आप इसको आधा काट दो भी, ये कोस का बन जाएगा 90 के समथिंग। यहाँ पे ये किसका बन जाएगा, कोस का। देखो ओमेगा टी का अगर मैं मान रखता हूँ 0 डिग्री, रखो भी यहाँ पे कितना मिलेगा, मैक्सिमम 45 रखो, कुछ ये मिलेगा। 90 रखोगे भाई, कोस 90 का मान 0 होता है। ओमेगा टी का मान 180 रखो, माइनस में चला जाएगा। तो इससे समझ में क्या आ रहा है आपको कि देखो फाई एम का मान देखो 0 है तब कितना मिलेगा, मैक्सिमम। 90 है तब कितना मिलेगा, 0। 180 है तब मैं नेगेटिव में, और फिर 270 पर कितना मिलेगा, 0। तो देखो इसी टॉर्क स्लिप को मैं आगे ऐसे बढ़ा रहा हूँ, देखना ध्यान से। इसे ही हम बोलते हैं टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक। क्या बोलते हैं भाई, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक। एक सेकंड में पानी पी लेता हूँ। तो इसे क्या बोलते हैं हम, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक। तो समझते हैं इसको, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक को। अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो हाँ भाई, तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, स्लिप का मान अगर 1 है, स्लिप का मान कितना है, 1। स्लिप का मान 1 कब हो सकता है, स्लिप का मान 1 कब हो सकता है। जैसे कि अभी आपने स्लिप का फॉर्मूला नहीं पढ़ा होगा, तो स्लिप का फॉर्मूला ये होता है अभी, S इक्वल टू एन एस माइनस का एन आर इक्वल टू में एन एस। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला होता है स्लिप का। अगर मैं स्टार्टिंग कंडीशन की बात करूं, स्टार्टिंग कंडीशन में आपका रोटर बिल्कुल स्थिर रहता है। कैसा रहता है, स्थिर। तो रोटर का मान स्पीड कितनी हो गई, 0। तो देखो ऊपर कितना बचा, एन एस से एन एस कट गया, स्लिप का मान कितना आ गया, 1 आ गया। मतलब स्टार्टिंग कंडीशन में स्लिप का मान कितना होता है, 1। तो ये रहा। इसके बाद क्या होता है, दो टॉर्क बनते हैं। एक तो फॉरवर्ड टॉर्क, अभी मैंने बताया आपको भी, एक तो ये वाला टॉर्क, एक ये वाला टॉर्क, दो टॉर्क बनते हैं। अब अगर मैं बात करूं तो ये वाले में होगा क्या,
जिधर मैं इसको धक्का दे दूंगा, जिधर मैं इसको धक्का दे दूंगा, ये आपका पंखा कुछ ऐसे घूमना स्टार्ट कर देगा उसी दिशा में। अगर मैंने इधर से धक्का दे दिया तो ये ऐसे घूमना स्टार्ट कर देगा। जैसे कि इसको मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो आपको, आपने पंखा देखा होगा भी, कई बार क्या होता है कि आप पंखा स्टार्ट नहीं होता है, तो पंखा स्टार्ट नहीं होता है तो आप क्या करते हो, देखो ऐसे मान लेते हैं, ये रहा आपका पंखे की पंखड़ियाँ बता रहा हूँ अभी कैसे बनी होती हैं। तो ये ऐसी चौकोर तो होती नहीं है, लेकिन अपन समझने के लिए बस ना, ठीक है। तो हुआ क्या, तो आप क्या करते हो, कई बार जैसे ये पंखा है आपका, तो आप क्या करते हो कि इधर से धक्का दे देते हो तो इधर घूमना स्टार्ट कर देता है आपका। कई बार क्या होता है, पंखा आप क्या करते हो, उल्टा लगा देते हो टॉर्क। जैसे उल्टा लगा दोगे तो ये क्या होता है, जैसे उल्टा लगाओगे तो ये क्या होता है, उल्टा घूमना स्टार्ट कर देता है। तो ये वही वाली कंडीशन है, ये वाला देखो, ये रहा। आपने अगर इधर से टॉर्क दे दिया इसको तो ये नीचे चलना स्टार्ट हो जाएगा, इधर से टॉर्क दे दिया तो ऐसे घूमना स्टार्ट कर देगा, इधर से दिया होगा तो ऐसे घूमना स्टार्ट कर देगा। मतलब क्या है, आपने अगर एक तरफ का टॉर्क बढ़ा दिया, उधर ही पंखा स्टार्ट घूमना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। इस प्रोसेस को ये बोलते हैं क्रॉस फील्ड। भाई फील्ड को क्या करना, क्रॉस करना, क्या करना, क्रॉस करना। तो देखो भाई, अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो ऐसे एक बार और समझ लो। जैसे ये आपकी बस है भाई कोई, ठीक है, अरे जैसे कई मूवी देखी होंगी आपने भाई, वो भूतनाथ वगैरह, भूतनाथ तो नहीं शायद, पता नहीं कौन सी है, जो भी है भाई मुझे तो इतना आइडिया है नहीं। हाँ जैसे ऐसे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, हाँ तो ये भाई ये बस है आपकी, ये बंद तो नहीं रही मेरे से, फिर ट्राई करते हैं, बना लेते हैं थोड़ा सा अच्छे समझ में आ जाएगा भी आपको, ठीक है। तो देखो ये मान लेते हैं बस किसी चट्टान पर खड़ी है, ठीक है, ऐसे ये बस आपकी, ये किसी चट्टान पर खड़ी है मस्त ऐसे, ऐसे तुम इसमें बैठे हुए हो, खुश हो रहे हो। लेकिन हुआ क्या कि ये चट्टान का एंड था, बस बिल्कुल आपकी कहाँ खड़ी है, बिल्कुल इक्विलिब्रियम कंडीशन में खड़ी है। आपने अगर इसको इधर धक्का दे दिया तो इधर नीचे गिर जाएगी, अगर आपने इसको उल्टा धक्का दे दिया, जैसे कि आपने अगर ऐसे धक्का दे दिया इसको, देखो अगर आपने इसको ऐसे धक्का दे दिया तो उधर चली जाएगी, अगर आपने इसको नीचे धक्का दिया तो कहाँ आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। यही कंडीशन होती है भी जब आप सप्लाई देते हो पंखे में सप्लाई अगर देते हो तो होता क्या है, आपका पंखा स्टार्ट तो पंखा देखो पहले ऐसे जा रहा था, फिर ऐसे, मतलब बार बार इधर इधर कर रहा था, मतलब रोटर क्या था, स्थिर था। उसको एक धक्का देने वाला चाहिए, जो क्या बोले भाई, जैसे ये आपका पंखा है उसको क्या चाहिए, धक्का देने वाला चाहिए। जिधर आप धक्का दे देते हो उधर ही पंखा चलना स्टार्ट हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्रॉस फील्ड। क्या बोलते हैं, क्रॉस फील्ड। समझ में आ गया होगा। मैं देखो सिंपल भाषा में अगर अपन समझे तो आपने जब सप्लाई दोगे, सप्लाई देने पर क्या बनेगा, फ्लक्स बनेगा। फ्लक्स आपका रोटेटिंग नेचर का नहीं बनेगा, पल्सेटिंग नेचर का बनेगा, मतलब एक बार ऊपर और एक बार नीचे, जिससे क्या होता है, रोटर आपका स्टार्ट नहीं होता है। मेन फ्लक्स के दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाता है, इसे बोलते हैं डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी। अब डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी की वजह से क्या हो रहा है, दो फील्ड बन रहे हैं लेकिन उनकी दिशा क्या है, एक दूसरे से अपोजिट है, मैग्नीट्यूड उनका समान है। इसलिए आप जिधर उसको धक्का दिला दोगे उधर ही आपका पंखा चलना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। इसलिए हम उस प्रोसेस को बोलते हैं क्रॉस फील्ड थ्योरी। तो वो धक्का लगाने की प्रोसेस हम पढ़ेंगे आगे भी। ये सारी बातें जो मैंने आपको बोली भाई, देखो अतः हम कह सकते हैं कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में दो फ्लक्स बनते हैं जिनकी दिशा विपरीत होती है। रिजल्टेंट जो टॉर्क मिलता है शून्य, ना तो भाई देखो इधर जाएगा ना इधर जाएगा। इसे ही डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी कहा जाता है। अतः मोटर सेल्फ स्टार्ट नेचर की नहीं होती है भी। तो आप तो बोलते हो सर कि सर हम जब पंखे को ऑन करते हैं तो भाई पंखा चलना स्टार्ट हो जाता है, तो वो प्रोसेस हम देखेंगे भी आगे वो कैसे होता है आपके, ठीक है। तो देखो ध्यान से, तो देखो सिंपल, तो अतः मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए हम क्रॉस फील्ड थ्योरी का उपयोग करते हैं। अब क्रॉस फील्ड थ्योरी का काम करने के लिए
5 प्रकार के मेथड है, उनके आधार पर 5 प्रकार की मोटर बना दी गई भी। जैसे पहली बात करो तो रजिस्टेंस स्टार्ट, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन, परमानेंट मोटर और सैडेड पोल मोटर। ठीक है भैया, तो एक एक के बारे में अध्ययन करते हैं भैया। ये इनको छोड़ो भी थोड़ी देर के लिए, जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, एक बार एक को समझ लोगे सारी समझ में आ जाएंगी ऑटोमेटिक, किसी में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो देखो बनाते हैं। जैसे कि ये आपकी सिंगल फेज सप्लाई थी, आपने सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। सप्लाई से जैसे आपने कनेक्ट किया, यहाँ से यहाँ तक फ्लक्स बनना स्टार्ट हो गया। ऐसे ऐसे फ्लक्स बनना स्टार्ट हो गया, इधर से भी और इधर से। ठीक है, इधर आपने रख रखा है अभी रोटर। क्या रख रखा है? रोटर। अरे एक से इसे कलर चेंज करते हैं, भी दोनों सेम हो जाएगा, दिक्कत आ जाएगी। ये लो भैया, आपने ये रख रखा है रोटर। ठीक है, तो भाई आपने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि भाई मान लो इधर एन, इधर बन गया एन, इधर क्या बन गया एस। ये बार बार क्या होते रहते हैं? चेंज होते रहते हैं। जहाँ एन बना है थोड़ी देर बाद क्या बन जाएगा? एस। जहाँ एस बना है वहाँ थोड़ी देर बाद क्या बन जाएगा? एन। जिससे होता क्या है कि ना तो ये इधर रोटेट करता है, देखो एक बार इधर जाएगा और एक बार उधर जाएगा, इसलिए क्या होता है रोटर अपना फिक्स रह जाता है, स्थिर रह जाता है। अब रोटर को ऐसा चाहिए धक्का देने वाला, जो तुम जुगाड़ करते हो लकड़ी को देख के, वो देखो क्रॉस फील्ड का ही काम करते हो। तो जब भी आप लकड़ी का यूज करो तो आज के बाद उसको बोलना है कि हमने घर वाले को जब आप बताओ ना भी कि सर वो लकड़ी लेके आओ, हम लकड़ी से भी स्टार्ट करेंगे, तो आप उसको बोलना है कि हम किसका उपयोग कर रहे हैं? क्रॉस फील्ड का उपयोग कर रहे हैं। किसका उपयोग कर रहे हैं? क्रॉस फील्ड का उपयोग कर रहे हैं। तो देखो भाई, अब ऐसा तो है नहीं भी हर जगह आप लकड़ी लेके पहुंच जाओगे भाई। कई बार क्या होता है कि जो पंखे की हाइट होती है वो ऊंची भी होती है, तो वहाँ पे ऐसा थोड़ा ना, मान लो कोई रिश्तेदार वगैरह आपके घरों में आ गए, तो मान लो आपको पंखे को ऑन करना है, तो आपके पापा बोले जा बेटे दूसरे घर में जा, सीढ़ी लेके आ और एक लकड़ी लेके आ, हम पंखे को स्टार्ट करेंगे। ऐसा तो है नहीं भी, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा और चलने वाला भी नहीं आपसे तो। ठीक है, तो क्या करते हैं वैज्ञानिकों ने अलग ही दिमाग लगाया। उन्होंने क्या किया, एक अलग से ही क्या लगा दी यहाँ पे, एक अलग से ही यहाँ पे क्या लगा दी? वाइंडिंग। क्या लगा दी? वाइंडिंग। अब अलग से वाइंडिंग लगा दी तो और इसमें क्या दे दिया आपने? इसमें दे दी इन्होंने सप्लाई। क्या दे दी? सप्लाई। अब आप खुद सोचना भी, यहाँ पे देखो इस पे क्या बन जाएगा? एन बनेगा और इसमें क्या बनेगा? एस। तो ये वाला फ्लक्स ऐसे बनाएगा? नहीं बनाएगा। तो ये फ्लक्स ऐसे बनाएगा, ये आएगा रोटर के पास। आया रोटर के पास, जैसे रोटर के पास आया भाई, रोटर तैयार बैठा है, वो ये बोल रहा है मैं तैयार हूँ, तुम तो मेरे को एक बार धक्का दिला दो। तो ये फ्लक्स ऐसे आएगा ऊपर से, इसको देगा धक्का और आपका रोटर घूमना क्या कर देगा? स्टार्ट कर देगा। अगर रोटर घूमना स्टार्ट कर देता है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्रॉस फील्ड। क्या बोलते हैं? क्रॉस फील्ड। समझ में आ गया होगा। इस प्रोसेस के द्वारा आपकी जो पंखा है वो क्या बनाया जाता है? सेल्फ स्टार्ट। क्या बनाया जाता है? सेल्फ स्टार्ट। अब थोड़ी सी बातें और करते हैं भी। अब देखो इसमें सप्लाई देने के लिए आप अलग से बैटरी भी लगा सकते हो, या फिर आप क्या करो, अलग से ही कोई सिंगल फेज सप्लाई लगा दो कि भाई घर में मेन स्विच बोर्ड होगा, वहाँ से एक वायर लेके आओ। या फिर आप क्या करो भी, एक तरीका देखो, आपके पास सप्लाई पहले से आ रही है, तो देखो आपके पास सप्लाई पहले से आ रही है, तो आप क्या करते हो, एक वायर यहाँ से लेके जाते हो, यहाँ से ऐसे, और एक वायर यहाँ जोड़ देते हो लाके। एक वायर यहाँ से लेके गए और एक वायर यहाँ जोड़ दिया आपने, तो ये वाला कनेक्शन होता है, इसको पैरेलल में कर दिया जाता है, ये वाला कनेक्शन। तो देखो इस पूरी चीज़ को मैं समझा देता हूँ भाई, है ना। ये तो पता नहीं क्या तो बन गया, लेकिन समझ में थोड़ा बहुत आ गया होगा, आप समझते हैं भाई। देखो तो देखो आपका ये तो रही आपकी भाई मेन वाइंडिंग, ये रही, एक सेकेंड, देखो ये तो रही आपकी मेन वाइंडिंग। ठीक है, मेन वाइंडिंग में आपने सप्लाई दी, क्या बन गया? फ्लक्स बन गया। रोटर कभी इधर जा रहा है, 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 लेकिन स्टार्ट नहीं हो रहा। तो आपने क्या कर दिया, एक वाइंडिंग लगा दी, अलग से लगा दी, वाइंडिंग लगा दी। वाइंडिंग के साथ एक आपने सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा दिया। अभी क्यों लगाए बातें करेंगे इसके बारे में, ठीक है। वाइंडिंग लगा दी, आपने सप्लाई दी,
सप्लाई देने पर फ्लक्स बना, एक इधर बन रहा था एक इधर बन रहा था, लेकिन भाई स्टार्ट नहीं हो रही थी, इसलिए आपने एक एक्स्ट्रा वाइंडिंग लगा दी और इधर से ही सप्लाई ले ली इसमें। तो जैसे ही बनाएगा ये क्या बना देगा, फ्लक्स बना देगा एक्स्ट्रा। अगर ये एक्स्ट्रा फ्लक्स बनाएगा, ये धक्का देना इसे स्टार्ट कर देगा। जैसे ही इसे धक्का देगा ये रोटर आपका इस घूमना स्टार्ट कर देगा, और रोटर अगर घूमना स्टार्ट कर देगा, रोटर अगर घूमना स्टार्ट कर देगा, तुम पंखे के नीचे हवा आसानी से ले सकते हो। ठीक है, ये क्लियर हो गया दोनों वाइंडिंग का कार्य। अब हमें से ये भाई, अब वाइंडिंग आप बना तो रहे हो, अब भाई ज़्यादा रेजिस्टेंस किसका करेंगे, कम रेजिस्टेंस किसका करेंगे, वो अपन बातें कर लेते हैं। तो होता क्या है, अगर मैं बात करूं तो आप सिंपल एक क्वेश्चन पूछूं, क्या ये बताओ आपको एक बार ही तो धक्का देने की आवश्यकता है, उसके बाद उससे के रोटर के पास पहले से खुद का टॉर्क है। जैसे आप धक्का दे दोगे, बस एक बार धक्का दे दो। जैसे कई बार क्या होता है, बाइक वगैरह स्टार्ट नहीं होती, तो आप क्या करते हो, यार थोड़ा सा धक्का दे दे, एक बार तो स्टार्ट करवा दे, फिर तो मैं देख लूँगा, फिर तो मैं चला लूँगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। सेम यही है कि एक बार आप स्टार्ट कर दोगे, उसके बाद इस वाली वाइंडिंग का कोई कार्य नहीं रहता है, इस वाली वाइंडिंग का कार्य कोई नहीं रहता है। इस वाइंडिंग का काम बस इतना है, स्टार्टिंग कंडीशन में जो काम लकड़ी कर रही थी धक्का देने का, वो ये वाली वाइंडिंग कर दे। तो ये वाली वाइंडिंग जब करती है, जैसे ही धक्का देती है, अब इसका काम क्या हो गया, ख़त्म। इसलिए यहाँ पे लगाया जाता है एक स्विच। जैसे ही देखो आपने सप्लाई दी, सप्लाई देने पर रोटर घूमना स्टार्ट कर देगा। ये जब ये रोटर अपनी 70 से 80% स्पीड पर पहुंच जाएगा, सिंक्रोनस स्पीड के, जैसे कि मैं मान लूँ आपकी सिंक्रोनस स्पीड है 1500 आरपीएम, इतनी होती नहीं है भी, है ना। जैसे आपका रोटर 1200 के समथिंग स्पीड पर पहुंचेगा, आप इस स्विच को ऑफ कर दोगे। एक बस आपका काम क्या है, इस वाइंडिंग से धक्का दिलाना। धक्का दिलाते ही जैसे मोटर आपकी 1200 आरपीएम पर पहुंचेगी, आप इस स्विच को क्या कर दोगे, हटा दोगे। इस स्विच को क्या कर दोगे, हटा दोगे। अब देखो भी ध्यान से, इस वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस रखा जाता है हाई रखा जाता है, और जो इंडक्टेंस है वो रखा जाता है कम। क्यों रखा जाता है, देखो आपको स्टार्टिंग वाइंडिंग में बहुत ही कम फ्लक्स की आवश्यकता होती है, तो फ्लक्स का संबंध किससे होता है, सीधा इंडक्टेंस से, इसलिए इसका फ्लक्स क्या रखा जाता है, कम। रेजिस्टेंस क्या रखा जाता है, ज़्यादा। अब मैं बात करूँ मेन वाइंडिंग की, भाई ये वाला इंपॉर्टेंट है, भाई आपको कंपटीशन में भी देखने को मिल सकता है, ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपको मैं बात करूँ मेन वाइंडिंग की। मेन देखो, दो वाइंडिंग हो गई, एक तो मेन वाइंडिंग हो गई, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग का ही दूसरा नाम क्या है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग। अब बात करते हैं मेन वाइंडिंग। भाई मेन वाइंडिंग का काम क्या है, फ्लक्स। भाई वहाँ पे फ्लक्स क्या होना चाहिए, ज़्यादा, और फ्लक्स का संबंध किससे होता है, इंडक्टेंस से। इसलिए मेन वाइंडिंग का जो फ्लक्स बनाया जाता है, वो जो मेन वाइंडिंग जो बनाई जाती है, उसका इंडक्टेंस क्या होता है, ज़्यादा, और रजिस्टेंस का मान क्या होता है, कम। अगर रजिस्टेंस का मान अगर कम होगा तो भाई ये पावर का लॉस भी कम करेगा, हीट भी कम करेगा। लेकिन आपने अगर इसका रजिस्टेंस ज़्यादा कर दिया तो भाई देखो मेन वाइंडिंग तो हमेशा लगी रहेगी, हमेशा लगी रहेगी। इसका मतलब ये रजिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा हीट का लॉस करेगा, ज़्यादा हीट का लॉस करेगा मतलब जल्दी गर्म हो जाएगी और वाइंडिंग के जलने का खतरा रहता है। ये भी सेकंड पर्पज़ है। तो याद रखना कि मेन वाइंडिंग में का काम होता है फ्लक्स, ऐसे याद रख लो, मेन वाइंडिंग काम क्या होता है, फ्लक्स का बनाना। इसलिए और फ्लक्स का संबंध होता है इंडक्टेंस से। तो इंडक्टेंस क्या बनाया जाता है, ज़्यादा, रजिस्टेंस क्या बनाया जाता है, इसका कम। ये सारी बातें आपको याद करनी है भाई। और जैसे ही आपकी स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के 70 से 80% स्पीड पर पहुंचेगी, आप सेंट्रीफ्यूगल स्विच को क्या कर देते हो, हटा देते हो। भाई ये वाली इसकी वर्किंग थी। अब देखो भाई, देखो ये वाली बातें मैंने इसमें लिखवा रखी, सारी बातें। और देखो दोनों, हाँ भाई एक बार एसएससी जेईई ने क्वेश्चन पूछा कि जो आपकी मेन वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग एक दूसरे से कितने डिग्री पर होती है, तो आप खुद देखो भी कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री पर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, राजस्थान जेईई ने पूछा था एक बार शायद। तो क्या है कि मेन वाइंडिंग होती है और जो आपकी एक्सिलरी वाइंडिंग होती है वो दोनों कितने डिग्री पर होती है, 90 डिग्री। ये सारी बातें जो मैंने बोली भाई आपको, ये देखो लिखवा रखी है ना, इसको पढ़ लेना थोड़ा सा। और वैसे मैंने आपको समझा ही दिया। चलो तो बात करते हैं वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखो भाई, मैंने वोल्टेज को मान लिया रेफरेंस, एक सेकंड हो जाओ, मैंने वोल्टेज को मान लिया रेफरेंस, ठीक है। मैं बात करूँ तो भाई कौन सी वाइंडिंग की, मेन वाइंडिंग की। देख लो, मेन वाइंडिंग में इंडक्टेंस का मान क्या है, ज़्यादा। और हमेशा याद रखना, इंडक्टर
जो प्यार करता है करंट से करता है, इसलिए इंडक्टर का संबंध किससे है? करंट से। अब ये बताओ, दो चीज़ें अगर प्यार करने वाले हैं तो इनको दुनियादारी से कोई मतलब है क्या? इनके लिए चाहे दुनिया में कोई जीते भाई, किसी की भी सरकार बने, इनका कोई मतलब नहीं है। तो ये दुनिया से पीछे रहेंगे या नहीं रहेंगे? तो आप बोलोगे सिंपल सी बात है सर, ये दुनिया से पीछे रहेंगे। तो याद रखना हमेशा भी, इंडक्टर के केस में करंट क्या करती है? लैग करती है। इंडक्टर के केस में करंट क्या करती है? लैग। इसको याद करने का तरीका एक और है भी, इंडक्टर को भाई ऐसे लिखा जाता है इंडक्टर, तो ये तो आई आ रहा है, नहीं आ रहा, तो आई का संबंध किससे होता है? एल से। तो इंडक्टर जो प्यार करता है किससे? एल से। अगर इससे प्यार करता है, इनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, ये दुनिया से क्या रहेंगे? पीछे। अगर ये दुनिया से पीछे रहेंगे तो इंडक्टर के केस में करंट क्या करती है? लैग करती है। किसी को भी दिल पे लेना नहीं है, बस मैंने समझाने के लिए आपको बताया, लंबे समय तक याद हो जाए कि भाई समस्या ये होती है डिप्लोमा में, पता नहीं लगता कौन तो लैग करता है कौन लीड करता है। तो याद रखना, इंडक्टर के केस में करंट क्या करता है? लैग करता है। मैं बात करूँ भाई कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर को किससे प्यार करता है? वोल्टेज से। देखो, जब भी आप कैपेसिटर पढ़ोगे वहाँ करंट की बात नहीं की जाएगी, हमेशा वोल्टेज की बात की जाएगी। तो फिर जब ये दोनों प्यार करते हैं तो ये दुनियादारी से क्या रहेंगे? पीछे। कैपेसिटर के केस में वोल्टेज क्या रहती है? लैग करती है। ये याद करने का तरीका है बस, ठीक है। तो देखो भी, बात करते हैं, वोल्टेज को आपने क्या मान लिया? रेफरेंस मान लिया। जैसे आपने इसको रेफरेंस मान लिया भी, तो देखो इंडक्टर केस में अभी मैंने बताया भी करंट क्या करती है? वोल्टेज से लैग करती है। तो भाई अगर प्योर होता तो 90, अब प्योर तो है नहीं भी, क्योंकि यहाँ पे रजिस्टेंस आ रहा है, रजिस्टेंस आ रहा है तो कुछ एंगल से पीछे रहेगी, तो उस एंगल को मान लिया फाई एम। क्या मान लिया? फाई एम। इसके बाद देखो स्टार्टिंग वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग का तो इंडक्टेंस कम है, तो भाई ये कम एंगल से लैग करेगी या नहीं करेगी? इसका इंडक्टेंस तो इसकी तुलना में ज़्यादा था, इसलिए ज़्यादा से लैग करेगी। ये वाली कम से लैग करेगी। इन दोनों के मध्य का एंगल बन गया फाई ऐसे। अब देखो आई एस टी और आई एम, आई एस टी और आई एम, ये वाला एंगल देखना, आई एस टी और आई एम वाले एंगल के मध्य के एंगल को बोलते हैं एल्फ़ा। क्या बोलते हैं? एल्फ़ा। इस एल्फ़ा का बहुत बड़ा रोल है। देखो, टॉर्क का फॉर्मूला होता है आपके पास, टो समानुपाती आई एम आई एस एच साइन डेल। तो रजिस्टेंस स्टार्ट मोटर में जो ये एल्फ़ा का मान आता है वो लगभग आता है आपका, देखो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, एल्फ़ा का मान आता है 25 से 30 डिग्री। टॉर्क होता है 1.5 से 2। जो स्टार्टिंग जो टॉर्क होता है फुल लोड टॉर्क का 1.5 से 2 गुना होता है। पावर फैक्टर बहुत ही कम होता है, क्योंकि देखो आपने हाई रेजिस्टेंस वाइंडिंग का उपयोग किया है भाई, और इंडक्टेंस, हाई इंडक्टेंस आपके पास, हाई इंडक्टेंस वाइंडिंग का उपयोग करोगे तो आपके पास पावर फैक्टर लैगिंग ही आता है, मिलता है। इसका यूज याद रखना कहाँ करते हो? टेबल फैन में और वॉशिंग मशीन में। और देखो भाई ये वाला फिक्स नहीं है, अलग अलग में अलग अलग दे रखा है आपको। क्या आ गया भैया? एक सेकंड में इसको कट कर देते हैं। अलग अलग बुकों में आपको इसको अलग अलग यूज मिल जाएंगे। एक से अधिक मोटर का उपयोग आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशन में कर सकते हो। एक मोटर का उपयोग बहुत सारी जगह किया जाता है, तो ये याद रखना है। बात करते हैं टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। टॉर्क स्लिप, देखो इधर कौन है? स्पीड, और इधर रहती है आपकी स्लिप पे। तो यहाँ पे देखो आपकी जो आपसे टॉर्क स्लिप पूछेगा आपसे, ठीक है। तो टॉर्क स्लिप में क्या हो जाएगा? इधर तो कौन सी रहती है? स्पीड, इधर रहती है स्लिप, ठीक है। देखो स्टार्टिंग कंडीशन में आपका रोटर स्थिर रहेगा तो स्लिप का मान रहेगा आपका 1, और रनिंग कंडीशन में जैसे ही वो सिंक्रोनस स्पीड पर पहुंच जाती है तो सिंक्रोनस स्पीड के केस में आप भी जानते हो स्लिप होती नहीं है। और अगर रोटर आपका स्थिर है तभी मैंने बताया कितना होती है? 1। लेकिन जैसे आपकी स्पीड देखो बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, जैसे जितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी सिंक्रोनस स्पीड पर पहुंच सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने बताया भाई 1500 आरपीएम, अभी मैंने बताया था अभी कितना होता है, तो 1500 आरपीएम तक पहुंच सकती है। लेकिन अगर स्टार्टिंग में तो स्लिप का मान कितना होता है? 1। जबकि जब मोटर सिंक्रोनस स्पीड पर पहुंच जाएगी तो उस समय स्लिप होती नहीं है, तो 0।
तो देखो 0 से इधर की तरफ तो 1 की तरफ तो कौन रहेगी, स्लिप, इसके इधर कौन रहेगी, स्पीड। तो देखो स्टार्टिंग कंडीशन में आपने देखो स्टार्टिंग कंडीशन में होता क्या है, स्टार्टिंग कंडीशन में ये रहा कंडीशन स्टार्टिंग वाली, स्टार्टिंग कंडीशन में दोनों वाइंडिंग करेक्ट होती हैं, तो वर्क जो टॉर्क बनेगा दोनों वाइंडिंग की वजह से बनेगा। यहाँ तक मान लिया। जैसे ही आपका रोटर की स्पीड 70 से 80% स्पीड पर पहुँचेगी, आप इस वाले वाइंडिंग को हटा दोगे, आपके पास ओनली क्या बचेगी, मेन वाइंडिंग। तो अब जो टॉर्क बनाएगी वो कौन बनाएगी, रनिंग वाइंडिंग या मेन वाइंडिंग। ये आपकी टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखो सिंगल फेज मैंने बता दिया आपको, कौन सी वाली, रजिस्टेंस। तो मैंने आपको बता दिया भी रजिस्टेंस से कैसे स्टार्ट होती है आपकी मोटर, ठीक है। बस इतना याद रखना है भी सप्लाई दोगे, सप्लाई देने पर दो प्रकार के फ्लक्स बनेंगे, एक फॉरवर्ड और एक रिवर्स। लेकिन सेल्फ स्टार्ट नहीं होगी, इसलिए सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए आप एक अलग से वाइंडिंग लगाते हो। इस वाइंडिंग क्या करेगी, एक्स्ट्रा फ्लक्स बनाएगी। ये वाली वाइंडिंग क्या बनाएगी, एक्स्ट्रा फ्लक्स, और कहाँ पहुंचा देगी इसको, सिंक्रोनस स्पीड पर। जैसे ही सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड पर, हाँ याद रखना, सिंक्रोनस स्पीड पर नहीं पहुंचाती, सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड पर पहुंचाती है, मतलब 70 से 80% पर। जैसे 70 से 80% स्पीड पर पहुंचेगी, आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या कर देंगे, डिस्कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो एक मोटर आपकी ख़त्म होगी। देखो ये 5 जो मोटर है, इनमें से 2 या 3 क्वेश्चन आपके फंसने वाले हैं, आप अच्छे से पढ़ के जाना है इनको। ये सारी चीज़ें आपको लिख के आनी है भाई, ये डायग्राम बनाना है, ये बनाना है, ये तीनों डायग्राम बनाने, सारी मोटरों में बनेंगे ये सारे डायग्राम, ठीक है। और जो मैंने बताया ना आपको वही सेम रहेगा। अब देखो ये वाली बातें इसमें लिखवा रखी है भाई कि कितने पर होती है, कैसा क्या होता है, पढ़ लेना भी इसको सारे ध्यान से। ये आपको पेपर में लिख के आना है भी, इस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, इसका कम होता है, इसका ज़्यादा होता है, इसका कम होता है। ये सारी बातें आपको लिख के आनी है। ये टॉर्क भाई ऐसे देखो, मैंने टॉर्क में सीधा दिखवा दिया, तो आप क्या लिख के आओगे, इस मोटर का टॉर्क इतना होता है। लाइन भरनी है अपने को, देखो आपको लाइन पन्ने भरने के नंबर मिलेंगे, ऐसे शॉर्ट में लिख के आओगे आपको नंबर नहीं मिलेंगे भाई। ऐसे पूरा लिख के आना आपको, इसका टॉर्क इतना होता है, इसमें अल्फ़ा का मान इतना होता है, इसमें पावर फैक्टर का मान इतना होता है, इसका उपयोग यहाँ किया जाता है। ऐसे भी आप डिप्लोमा कर रहे हैं, थोड़ा बहुत भी आपको नॉलेज हो गई कैसे लिखना है, ठीक है। तो ये आपको लिख के आना है सारी बातें। चलो तो भाई सेकंड मोटर की बात कर लेते हैं, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। तो देखो इसमें क्या करते हैं, देखो आपको वही सेम प्रोसेस होती है भी, सेम वही बातें होती है, बस आप इसमें क्या किसका उपयोग कर लेते हो, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ कैपेसिटर का उपयोग कर लेते हो। आपने जैसे ही स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ किसका उपयोग कर लिया, कैपेसिटर का। देखो ये रहा कैपेसिटर, आपने जैसे ही कैपेसिटर का उपयोग कर लिया, जैसे ही आपने कैपेसिटर का उपयोग किया, तो होता क्या है भी, ये टॉर्क बनाता है हाई। क्या बनाता है, टॉर्क हाई। जैसे कि मैं अगर आपको सिंपल भाषा में समझाना चाहूँ, तो देखो आपका क्या होता है, कई बार जैसे पंखा चल रहा है अभी आपका अच्छे से चल रहा है, बढ़िया से, होता क्या है कई बार पंखा धीरे धीरे चलना स्टार्ट करता है, तो आपके घर वाले क्या बोलते हैं कि भाई क्या ले आओ, एक नया कंडेंसर ले आओ। देखो याद रखना, आज के बाद याद रखना, उसे कंडेंसर नहीं बोलते, कैपेसिटर बोलते हैं। तो आप बाज़ार में जाओगे, कैपेसिटर लेके आओगे और दूसरा कैपेसिटर चेंज कर दोगे। जैसे आप कैपेसिटर लगाओगे, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाएगी। तो वो देख रहे हैं भाई कैसे बढ़ेगी। तो देखो भाई वो सारी बातें देखो भाई, 70% स्पीड पर हटा देंगे, वो सारी बातें इसमें देख लेना पड़ा। वही मेन वाइंडिंग, वही रनिंग वाइंडिंग, सारा काम वही कर रही है, बस आपने क्या लगा दिया, कैपेसिटर। तो देखो इसमें कैपेसिटर लगाने से चेंज क्या आता है, तो देखो वीआई कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं। देखो वोल्टेज लगाई आपने, वोल्टेज को मान लिया आपने रेफरेंस, ये रहा भाई। बात करता हूँ मेन वाइंडिंग। भाई मेन वाइंडिंग में तो देखो, मेन वाइंडिंग ये रही आपकी, मेन वाइंडिंग में आपने किसी प्रकार का कैपेसिटर वगैरह नहीं लगाया। मेन वाइंडिंग में तो ये रहा, इसका इंडक्टेंस क्या है, ज़्यादा, तो ये लैग करेगी भाई, आपसे ओबियसली बात है। लेकिन देखो आपने क्या लगा दिया, अब कैपेसिटर। अब कैपेसिटर को तो प्यार किससे करता है भाई, वोल्टेज से। तो उस कंडीशन में कैपेसिटर के वोल्टेज से क्या करेगा, लैग करेगा। लेकिन करंट क्या कर जाएगी, लीड कर जाएगी। उस केस में करंट क्या कर जाएगी, लीड। भाई वो दुनिया से पीछे रहेंगे तो करंट क्या कर जाएगी, लीड। तो करंट कहाँ गया आपके पास, वोल्टेज से आगे, वोल्टेज से कहाँ गई, आगे। मैंने आपको बताया होगा भी, IST ISH पे IM दोनों के मध्य का एंगल कितना होता है, अल्फ़ा।
कैपेसिटर लगाने से इस अल्फ़ा का मान लगभग 70 से 80 डिग्री हो जाता है। तो आप बोलोगे सर हमें क्यों बता रहे हो जाता है तो हो जाता होगा। अरे मेरे भाई, इसका बहुत बड़ा रोल है, इस अल्फ़ा का बहुत बड़ा रोल है। तो देखो कैसे, अगर आपने अल्फ़ा का मान बढ़ा दिया, आपने अगर अल्फ़ा का मान बढ़ा दिया तो देखो टॉर्क भी बढ़ जाएगा। तो देखो भाई, आप जैसे ही कैपेसिटर लगा देते हो पंखे में तो आपकी स्पीड भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, टॉर्क भी बढ़ जाती है। देखा होगा भाई पंखे में आसानी से, ये प्रूफ किया होगा। ये होता कैसे है, ये वाली कंडीशन, अल्फ़ा का मान बढ़ा दोगे टॉर्क का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि देखो साइन 30 का, एक तो आप रखो साइन 30, वैल्यू आती है 1/2, अब साइन 90 रखो आप, 1 के समथिंग आ जाएगा, तो टॉर्क क्या बन जाएगा आपका ज़्यादा। तो सेम वही इसमें भी एक कैरेक्टरिस्टिक बनेगी भी। देखो ये रही, पहले दोनों वाइंडिंग करेक्ट रहेंगी, उसके थोड़ी देर बाद कौन सी रहेगी आपकी, रनिंग वाइंडिंग, ये बन जाएगा। ये आपको ग्राफ बना के आना है पेपर में। अब देखो वही, इसमें जो टॉर्क बनेगा 3 से 4 गुना बनता है। अल्फ़ा का मान मैंने बता दिया अभी कितना होता है, 70 से 80%। हाँ, इसका पावर फैक्टर होता है लैगिंग, और कितना पहुंच जाता है, 0.6। पहली वाली मोटर में जो रजिस्टेंस वाली थी उसमें लगभग पहुंच जाता है 0.3 से 0.4 तक। इस वाले में कितना पहुंच जाता है, 0.6 लैगिंग। अब इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं भाई, आप देखो सेंट्रीफ्यूगल पंप में कर लेते हैं, वॉशिंग मशीन में कर लेते हैं, और कंप्रेसर वगैरह में भी कर लेते हैं इसका उपयोग भी, है ना। ये एप्लीकेशन भी याद रखना आप, ठीक है। तो आपने 2 मोटर पढ़ ली, कैपेसिटर, एक तो रेजिस्टेंस स्टार्ट, उसे बोलते हैं स्प्लिट फेज, फेज को बांटना। स्प्लिट का मतलब होता है फेज को बांटना। तो 2 प्रकार से हो गया वो वाला। सेकंड आपने पढ़ ली भाई कौन सी, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट में क्या था, आप कैपेसिटर लगा दोगे बस, जो क्या करेगा, टॉर्क को इम्प्रूव कर देगा, आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ज़्यादा, जहाँ पे आपको ज़्यादा स्पीड चाहिए वहाँ आप कैपेसिटर स्टार्ट का उपयोग कर लो। जहाँ कम स्पीड चाहिए, जैसे कि भाई जैसे मान लो छोटे पंखे होते हैं, टेबल फैन होते हैं, जब पढ़ाई वगैरह करते हो आप छोटे से पंखे लगाते हो, तो वो वाले कौन से हो जाएंगे, रजिस्टेंस स्टार्ट वाले। अब बात करते हैं कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर। ये भी अच्छी मोटर भी समझना, वही सारी बात रहेगी। अब नाम से देखो भी, कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन, मतलब स्टार्टिंग में भी कैपेसिटर रहेगा और रनिंग में भी क्या रहेगा, कैपेसिटर। स्टार्टिंग में भी क्या रहेगा, कैपेसिटर, और रनिंग में भी क्या रहेगा, कैपेसिटर। तो देखो भी, आपकी एक तो ये हो गई मेन वाइंडिंग, ये हो गई मेन वाइंडिंग, ये वाली, ये रही आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ 2 स्विच लगाए जाते हैं, एक तो CR और एक CS। CS कौन सा होता है, CS जो होता है आपका शॉर्ट ड्यूटी साइकिल। ये पेपर पूछ सकता है भी कौन से प्रकार का कैपेसिटर लगाया जाता है, तो कौन सा लगाया जाता है, शॉर्ट ड्यूटी साइकिल इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। शॉर्ट ड्यूटी साइकिल का मतलब थोड़े समय के लिए लगाते हैं भाई, थोड़े ही समय के लिए। उसके साथ क्या लगा रखा आपने, सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा रखा है। और जो रनिंग वाला है वो होता है ऑयल इम्प्रेस्ड पेपर कैपेसिटर। कौन सा होता है, ऑयल इम्प्रेस्ड पेपर कैपेसिटर। इसको याद रखना, पेपर में पूछ सकता है अभी। जो कैपेसिटर स्टार्ट में कैपेसिटर रन मोटर में जो रनिंग कैपेसिटर होता है वो किसका बनाया जाता है, वो बनाया जाता है ऑयल इम्प्रेस्ड पेपर कैपेसिटर। बस इतना सा याद। क्या करेंगे, वही सेम प्रोसेस होगी। आप सप्लाई दोगे, मेन वाइंडिंग में फ्लक्स बनेगा, आप इस इधर से एक फ्लक्स बनेगा, लेकिन आपको टॉर्क को ज़्यादा बढ़ाना था तो आपने कितने कैपेसिटर लगा लिए, 2 कैपेसिटर लगा लिए। जो CS वाला स्टार्टिंग में काम करेगा, स्टार्टिंग में दोनों कैपेसिटर रहेंगे, लेकिन जैसे ही 70 से 80% स्पीड पर पहुंचेगा, आप इस स्विच को डिस्कनेक्ट कर दोगे ये वाली वाइंडिंग के साथ। आपके पास कौन सा बचेगा, ओनली CR, मतलब कौन सा, रनिंग कैपेसिटर रहेगा रनिंग वाइंडिंग में, ठीक है। मतलब अब देखो सोच के देखो, पहले वाले में आपने कैपेसिटर लगाया लेकिन हटा दिया तो टॉर्क भाई थोड़ा बहुत तो कम होगा। लेकिन सेकंड वाले में कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन, दो तो आपने कैपेसिटर लगा दिए, स्टार्टिंग का टॉर्क मान बढ़ जाएगा और एफिशिएंसी भी अच्छी हो जाएगी। और देखो भी, आप इसको हमेशा लगा के रखोगे रनिंग कैपेसिटर वाले को, तो टॉर्क अच्छा मिलेगा, आपकी अच्छे से घूम पाएगा। तो देखो वही सेम कैरेक्टरिस्टिक वही बनेगी। आपने कैपेसिटर का उपयोग कर लिया, इस वाले में लीड हो जाएगा, और यही मेन वाइंडिंग, दोनों के मध्य का अल्फा, ठीक है। वही सेम ये वाला बनेगा, स्टार्टिंग में दोनों वाइंडिंग रहेंगी, और ये वाला आप एक को समझ लोगे, दोनों में काम हो जाएगा। अभी देखो अल्फा का मान बढ़ा दिया, मतलब टॉर्क का मान आपने बढ़ा दिया। इसमें याद क्या क्या रखना है अभी, देखो
जो टॉर्क होता है 2 से 3 गुना होता है। एफिशिएंसी देखो भी 60 से 70%, याद रखना। अल्फा का मान बढ़ जाता है 85 तक पहुंच जाता है। पावर फैक्टर आपका देखो 0.8 लैगिंग। देखो आपका जो पावर फैक्टर जितना एक के पास रहता है, यूनिटी के पास रहता है, उतना बेस्ट होता है। अब इसके अकॉर्डिंग सबसे ख़राब मोटर कौन सी? रजिस्टेंस स्टार्ट बोलोगे। इसके बाद कौन सी थी? आप बोलोगे कैपेसिटर स्टार्ट थी सर। और इस सबसे बढ़िया कौन सी? तो आप बोलोगे सर यही वाली है। इसका पावर फैक्टर कितना है? 0.8 से 0.9, और इसकी एफिशिएंसी भी अच्छी है 60 से 70%। अब इसका उपयोग कहाँ पे करते हो? आप बोलोगे सर एसी में किया जाता है, रेफ्रिजरेटर में किया जाता है, सबमर्सिबल पंप में किया जाता है। जहाँ तक इसका उपयोग वहाँ तक किया जाता है 5 HP तक की मोटर के लिए। अब HP क्या होता है अभी आपको पता होगा। आप पानी वगैरह की मोटर लेने जाओ तो आप बोल रहे हो 2.5 HP की मोटर है, अभी 3 HP की दे दे, 4 HP की दे दे। तो HP होती है पावर का बढ़ा हुआ रूप, पावर का बढ़ा हुआ रूप, याद रखें। ठीक है, बड़ी पावर HP में लिखी जाती है, छोटी वाली ये वाट वगैरह में लिखी जाती है। देखो जैसे एक वाट तो होती है आपकी SI यूनिट, और जो HP होती है वो CGS यूनिट होती है। अभी ये तो होती है SI यूनिट होती है, और एक होती है CGS यूनिट, याद रखना। ठीक है, अब बात करते हैं कैपेसिटर स्टार्ट और परमानेंट कैपेसिटर। तो देखो परमानेंट नाम से ही पता लग रहा है, अभी आप आसानी से समझ सकते हो परमानेंट कैपेसिटर। तो यहाँ पे जो कैपेसिटर रहेगा वो हमेशा लगा रहेगा। अब अगर कैपेसिटर हमेशा लगा रहेगा तो टॉर्क भी अच्छा मिल जाएगा। अभी टॉर्क भी क्या मिल जाएगा? अच्छा। वही 2 वाइंडिंग रहेंगी, आप सप्लाई दोगे दोनों में, फ्लक्स बनेगा। भाई एक इधर स्टार्ट नहीं हो रही, आपने स्टार्टिंग वाइंडिंग में फ्लक्स बनाया, ये धक्का देना स्टार्ट कर देगा और घूमना स्टार्ट कर देगा। तेज़ गति बढ़ानी थी, आपने परमानेंट कैपेसिटर का उपयोग कर लिया, परमानेंट कैपेसिटर का उपयोग कर लिया। अभी अब कैपेसिटर कितने आ गए आपके पास? एक है, वो परमानेंट लगा रहेगा। अब कैपेसिटर केस में जो करंट क्या करेगी? लीड करेगी, और इंडक्टर केस में लैग करेगी। दोनों के मध्य का एंगल क्या होता है? अल्फा। अल्फा का मान आपने बढ़ा दिया तो टॉर्क का मान भी बढ़ा दिया। बस अब जो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक है उसमें थोड़ा चेंज हो जाएगा। वो क्या होगा कि देखो इसमें क्या होगा, देखो ये वाला आप हमेशा क्या होगा कि आप पर कैपेसिटर को हमेशा लगा के रख रहे हो, तो जो टॉर्क डेवलप होगा जो दोनों वाइंडिंग से रहेगा हमेशा। और सब में क्या कर रहे थे, आप हटाते रहे थे ना, तो इसलिए एक वाइंडिंग से बन रहा था, लेकिन इस वाले में कितने से बनेगा? दोनों से। तो पूरा ग्राफ ऐसा आ जाएगा। तो 4 मोटर मैंने आपको पढ़ाई भी। देखो पहले कौन सी थी? रजिस्टेंस स्टार्ट। तो देखो उसमें आपने किसी प्रकार के कैपेसिटर का उपयोग नहीं किया। थोड़ा सा मैं रिवीजन करवा देता हूँ इंडक्शन मोटर के बारे में। चलो एक और इसको और कर लेते हैं, फिर मैं करवाता हूँ रिवीजन पे। ये सैडेड पोल मोटर, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये देखो भी, देखो सैडेड पोल इंडक्शन मोटर में क्या होता है कि 2 पोल बनाए जाते हैं। मान लेते हैं एक N हो गया और एक क्या हो गया? S हो गया। इसके 2/3 भाग में एक कॉपर की रिंग लगाई जाती है, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, तो देखो इसे बोलते हैं सैडेड कोयल, या इसे बोलते हैं सैडेड रिंग। क्या बोलते हैं? सैडेड रिंग। इस वाली मोटर का काम क्या होता है? जैसे आपने सप्लाई दी, सप्लाई देने पर क्या बनेगा? फ्लक्स N से S की तरफ। तो रोटर क्या होता है? आपने देखो, चलो ये बताओ, आप जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में क्या कर रहे थे? स्टार्ट करने के लिए आप अलग से एक वाइंडिंग लगा रहे थे। क्या लगा रहे थे? अलग से एक वाइंडिंग लगा रहे थे। वो वाइंडिंग क्या बना रही थी? एक्स्ट्रा फ्लक्स बना रही थी। सही बात है। अभी थोड़ी देर के लिए सोच लो, आपने किसी प्रकार के कोयल का उपयोग नहीं किया, तो नहीं किया होगा तो रोटर एक बार इधर जाएगा और एक बार इधर जाएगा, मतलब बार बार यहीं घूमता रहेगा। वही डबल फील्ड वाला काम आ गया। लेकिन उसको स्टार्ट करने के लिए आपने एक अलग से वाइंडिंग लगाई थी। तो यहाँ पे जो वाइंडिंग का काम करेगी वो काम करेगी सैडेड कोयल। क्या करेगी? सैडेड कोयल। और इस पोल को बोलते हैं सैडेड पोल। क्या बोलते हैं? सैडेड पोल। सैडेड कोयल और कुछ भी नहीं होती, एक एक्सिलरी मतलब सहायक वाइंडिंग ही होती है, जो किसकी बनाई जाती है? कॉपर की बनाई जाती है, जो क्या करती है भाई? एक्स्ट्रा फ्लक्स बनाती है। जो देखो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में ऐसा था, एक और वाइंडिंग ऐसे लगवाई थी आपने, तो ये वाली वाइंडिंग का काम कौन करेगी? सैडेड कोयल। कौन कर रही है यहाँ पे? सैडेड कोयल। तो इसमें होता है क्या है भाई? आपकी स्पीड कैसे होती है? ऐसे घूमता है ये वाला भाग है अनसैडेड, क्योंकि यहाँ पे आपने किसी प्रकार कोयल नहीं लगाई। इस वाले को भाग बोलते हैं सैडेड कोयल। तो आपका रोटर कैसे गति करता है? कुछ ऐसे गति करता है भाई, ऐसे करेगा। तो मैं बोलूँ भी आपकी स्पीड कैसे रहेगी?
सैडेड पोल से देखो आपका, देखो कैसे रहेगी, इधर रहा सैडेड, ये रहा अनसैडेड, ये रहा सैडेड, देखो यहाँ से गति करती है, ये रहा आपका अनसैडेड, फिर कौन आ गया सैडेड, फिर कौन आ गया अनसैडेड, ये फिर आ गया सैडेड, और फिर कौन आ गया अनसैडेड। सैडेड जिसको बोल रहे हैं जहाँ पे आपने रिंग लगा रखी है, अनसैडेड उसे बोल रहे हैं जहाँ पे रिंग नहीं लगा रखी। तो इस मोटर की जो स्पीड होती है अनसैडेड से सैडेड होती है, सॉरी भाई, सैडेड से अनसैडेड, सैडेड से अनसैडेड। तो देखो कहाँ पे गए अभी, हाँ, तो कैसे हो जाएगी आपकी, तो कैसा हो जाएगी स्पीड, सैडेड से अनसैडेड हो जाएगी। ठीक है, तो देखो बस आप कितना याद रखना है, इसमें एक्स्ट्रा जो फ्लक्स बना रहा था वो कौन बनाएगा, सैडेड कोयल बनाएगा, और पूरा सेम है। तो देखो ये वर्किंग वगैरह मैंने दे रखी है, जो जहाँ पे छोटे पोल काटे जाते हैं उसे सैडेड पोल बोलते हैं, मैंने बोला इसे बोलते हैं सैडेड पोल। सप्लाई देंगे फ्लक्स बनेगा, और जो एक्स्ट्रा फ्लक्स बनाने का काम कौन करेगी, सैडेड कोयल करेगी। सैडेड कोयल कैसी होती है, शॉर्ट सर्किट करके रखा जाता है। शॉर्ट सर्किट करके क्यों रखा जाता है भाई, जब शॉर्ट सर्किट करोगे तभी तो करंट फ्लो होती है। आपको इतना पता है भाई, वायर अगर टूट गया तो किसी प्रकार की करंट फ्लो नहीं होगी, आप क्या करते हो, उसे शॉर्ट सर्किट करते हैं। ये बस इतना सा है। सबसे ख़राब मोटर होती है, इसकी रेटिंग भी बहुत ही कम होती है, टॉर्क भी बहुत कम होता है, 1.5 से। देखो जितनी भी आपकी जो मोटर थी और उनमें 1.5 से ज़्यादा था, इसका क्या होता है, टॉर्क बहुत ही कम। इसका पावर फैक्टर भी सबसे ख़राब होता है, अभी याद रखना। इसकी एफिशिएंसी भी सबसे ख़राब। आपसे अगर बोल देना सबसे ख़राब मोटर कौन सी होती है, तो आप नाम लेना भी सैडेड पोल मोटर का। लेकिन भाई याद रखो सस्ती आती है। अब इंडिया में क्या होता है, इंडिया में होता है भाई सस्ता दे दे कोई दिक्कत नहीं है, भाई कम दिन चल जाए कोई दिक्कत नहीं, पर क्या दे दे हमें, सस्ता दे दे। आप कपड़े लेने जाते हो भाई, देख लो ध्यान से, जाते हो आप क्या बोलते हो, सस्ते दे दे कोई दिक्कत नहीं, थोड़े दिन चल जाए, लेकिन बस दे दे भाई तो सस्ते। इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं आपने देखा होगा। आप क्या करना, आजकल भाई जैसे आपका कूलर वगैरह होता है ना, उसकी जो पानी की मोटर होती है उसमें कौन सी मोटर का उपयोग करते हैं, सैडेड पोल मोटर का उपयोग करते हैं। आप उसको खोल के देखना, सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। अंदर रोटर मिलेगा, उसके साथ पंखा लगा होगा, उसको खोलना निकालना भी ध्यान से। वाटर वाली मोटर पे अब सोच के देखो, जो वाटर पंप वाली मोटर, अगर मान लो आपका कूलर आता है 5,000 का, मान लेते भाई, आता तो है नहीं लेकिन मान लेते 5,000 का। अब उसमें एक ऐसी मोटर लगा लो जो पानी के लिए 2,000 रुपये की मोटर लगा लो, जो आपकी घर में आती है इंडक्शन मोटर। क्या लगा लो, इंडक्शन मोटर। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई भी, 7,000। तो आप क्या करोगे, आप ये कहो गए भाड़ में 2,000 रुपये। हम तो भाई खड़े होके कूलर में वैसे ही इसके जो वो है जालियाँ हैं उनमें वैसे हम पानी डाल देंगे भाई, 2,000 रुपये खर्चे नहीं करें, क्योंकि ये इंडिया है भाई, यहाँ पे सस्ती चीज़ें देखते हैं। चाहे उसकी एफिशिएंसी ख़राब हो कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा पावर खर्च करता हो कोई दिक्कत नहीं है ना, और पावर फैक्टर कम हो, हमें क्या करना, पावर फैक्टर से भी कम हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सस्ती होनी चाहिए। तो जो अब ये पानी की मोटर बनती है, सैडेड पोल मोटर होती है, ये लगभग देखो भाई 100-150 रुपये में आसानी से मिल जाती है, और 1 सीज़न की गारंटी होती है। कितना है भाई, कितना अच्छा है भाई, 100-150 रुपये मिल जाएगी, 200 मिल जाएगी भाई, और गारंटी भी होती है इसकी। तो सैडेड पोल मोटर जब भी आए ये वाला आपको करके आना है। मैं इतना कह रहा हूँ, सैडेड पोल मोटर से आपके भाई कम से कम 3-4 क्वेश्चन, 1-2 तो ऑब्जेक्टिव में आते हैं। अगर बात करें हर एक कंपटीशन में एक क्वेश्चन फिक्स है इसका आता है हमेशा भी। क्वेश्चन क्या क्या आता है, सबसे ख़राब मोटर कौन सी होती है, तो आप बोलोगे सैडेड पोल। इसकी एफिशिएंसी भी सबसे ख़राब, टॉर्क भी सबसे ख़राब, घूमती भी बहुत ही कम स्पीड पर है। बात करें इसके जो इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, खिलौनों में किया जाता है। और याद रखना भी ये सेल्फ स्टार्ट नेचर की होती है। कैसी होती है, सेल्फ स्टार्ट नेचर की। कैसी होती है, सेल्फ स्टार्ट नेचर की होती है। आपने अगर इस एक बार सैडेड पोल मोटर बना दी तो उसके घूमने की दिशा आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ भाई, मैंने आपको इसका इंडक्शन मोटर की घूमने की दिशा भी चेंज करना नहीं बताया होगा, तो अभी बताते हैं भाई। तो देखो ये वाला अपना ख़त्म हो गया, यहाँ आज के लिए हम यहीं तक करते हैं सैडेड पोल मोटर। तो सैडेड पोल मोटर में क्या करना है, क्या लिख के आना आपको, आप क्या देते हो भाई, सप्लाई देते हो, सप्लाई देने पर क्या बनेगा, फ्लक्स। तो एक्स्ट्रा जो फ्लक्स बनाता है आप क्या करते हो, जो पोल के 2/3 भाग में सैडेड रिंग लगाते हो, जो क्या होती है, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट होने की वजह से लेंज के नियम के अनुसार इसमें फ्लक्स डेवलप हो जाता है, वो ईएमएफ जनरेट हो जाता है। जब
थोड़ा सा फ्लक्स बन जाता है। या फिर ऐसे मान लेते हैं, लेंज का नियम क्या बोल रहा है अभी, लेंज का नियम बोलता है आपका कि फ्लक्स जो आपका जो रिजल्ट हमेशा अपने उत्पन्न होने वाले कारण का विरोध करता है। तो ये क्या करेगा, इसको अपोज करने की कोशिश करेगा। जैसे ही इसका विरोध करने की कोशिश करेगा, ये घूमना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। आपको इतना लिख के आना है बस थोड़ा सा, ठीक है, ये वाला हो गया, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ अभी, देखो इसको आपने अगर एक बार बना दिया तो इसको घुमा, इसकी आप रोटेशन चेंज ही नहीं कर सकते भी। लेकिन आपकी जो सिंगल फेज जो इंडक्शन मोटर है, जैसे कि ये हो गया कैपेसिटर स्टार्ट हो गया, ये कैपेसिटर रन हो गया, ये वाली मोटर हो गई, तो इनमें आपको जो इनको घुमाने की दिशा आप देख लेते हैं। आपसे कई बार बोल देगा भी कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की घूमने की दिशा को चेंज करने के लिए आप किसका उपयोग करोगे या कैसे उसको चेंज कर सकते हो। तो होता क्या है, तो आप ये सिंपल से इतना याद रखना, या तो आप क्या करो मेन वाइंडिंग में करंट की दिशा उल्टी कर दो, या इसके कनेक्शन क्या कर दो, उल्टे कर दो। तो देखो आपका टोर क्या होता है अभी, टोर समानुपाती होता है आई एस टी होता है स्टार्टिंग करंट। छोटा करते हैं अभी इसको, पेन को छोटा कर देते हैं। तो देखो आपका टोर का फॉर्मूला क्या होता है, टोर समानुपाती आई एम आई एस टी और साइन डेल होता है। अभी आपने क्या किया, इस वाली करंट को मान लो मेन करंट को उल्टा कर दिया, तो आप बोलोगे टोर्क भी सर उल्टा हो गया। तो कैसा घूमना कर देगी स्टार्ट, उल्टा घूमना कर देगी। आप अगर ऐसा नहीं करना चाहो तो क्या करो, आप क्या करोगे, ऐसा नहीं करना चाहो तो आप क्या कर दो, जो आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग है इसके कनेक्शन उल्टे कर दो, मतलब इस वाले करंट उल्टा कर दो। जैसे इसका उल्टा कर दोगे टोर कैसा हो जाएगा आपका नेगेटिव, मतलब उल्टा घूमना स्टार्ट कर देगी। लेकिन अब अगर आपने कि दिमाग लगा लिया थोड़ा सा, आपने क्या किया कि दिमाग लगाया और बोल दिया सर हम दोनों को ही चेंज कर देते हो, तो वो भी देख लो भी, टो एस टी टो एम और साइन एल्फा, ठीक है, साइन एल्फा आपने क्या कर दिया, दोनों को ही चेंज कर दिया। तो देख लो भी इसको भी तुम्हारा कर देते हैं, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस। अब आपको इतना पता है, माइनस और माइनस अगर मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो जाता है, प्लस। मतलब आपने अगर दोनों की दिशा चेंज भी कर दी तो जो मोटर है वो आपकी जो जिधर ही घूम रही थी ना वही दिशा में घूमती रहेगी। मतलब अगर मैं आपको सिंपल बताऊं तो सिंपल भाषा में, यदि आपको इंडक्शन मोटर के घूमने की दिशा चेंज करनी है, या तो आप स्टार्टिंग वाइंडिंग के या मेन वाइंडिंग, या तो मेन वाइंडिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग के कनेक्शन आपस में चेंज कर दो। दोनों का मत करना, एक का कर दो। दोनों का अगर कर दोगे तो टॉर्क सेम ही दिशा में वो घूमती रहेगी। ये होती इसकी घूमने की दिशा चेंज करना। इसको आप अप्लाई कैसे कर सकते हो, आपके घर में पंखा होता है, आप क्या करते हो, कई बार क्या करते हो कि पंखे में कनेक्शन उल्टे हो जाते हैं, तो हवा देखो भाई नीचे ना आकर ऊपर चली जाती है ना, तो कहाँ चली जाती है, ऊपर। अब ऐसा तो है नहीं भी कि आप छत के ऊपर बैठ के भाई पंखे के ऊपर बैठ के उस पर हवा लोगे, तो आप क्या करते हैं, फिर उसके कनेक्शन उल्टे सीधे करते हो। आपने बोला हो यार कनेक्शन उल्टे कर दिए आपने, घर वाले मारते भी थोड़ा बहुत, फिर क्या करते हो, कनेक्शन सीधे कर देते हो। तो कनेक्शन जैसे सीधे करते हो नीचे हवा आना क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। तो एक वाइंडिंग को घुमा दो बस, आप तो एक वाइंडिंग का कनेक्शन चेंज कर दो, आपकी घूमने की दिशा क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब मैं थोड़ा सा भी जो भी मैंने बताया उसको एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। तो देखो ध्यान से, जो मैंने पढ़ा है क्या क्या पढ़ना है। देखो सबसे पहले पढ़ना है आपको कि भाई सबसे पहले मैंने पढ़ा है भी, देखो इंट्रोडक्शन दिया, सेल्फ स्टार्ट नेचर की नहीं होती है, डबल फील्ड व क्रॉस फील्ड थ्योरी के सिद्धांत पे काम करती है। थर्ड बात अपन ने की, इसमें स्लिप का कॉन्सेप्ट होता है, कंट्रैक्शन ईजी होती है, यह सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड पर घूमती है।